ये है कि वो आज के समय में भी हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करता है। सही बात है। तो आज हम पर्दे के पीछे के कारणों और उन व्यवस्थाओं को डिकोड करेंगे। तो चलिए इसे समझते हैं और सीधे स्क्रीन पर दिख रही हमारी स्लाइड नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। जी। ये स्लाइड बहुत स्पष्ट रूप से बताती है कि संविधान देश के शासन की सर्वोच्च नींव है। इसमें 25 भाग हैं जो मूल रूप से 22वां करते थे और 395 महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं। यहाँ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए एक बड़ा एग्जाम अलर्ट भी है कि यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस, खास तौर पर जनरल स्टडीज पेपर 2 में इसका सबसे बड़ा वेटेज होता है। लेकिन इस सर्वोच्च नींव का असल मतलब क्या है? देखिए, सर्वोच्च नींव या सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड का सीधा सा अर्थ ये है कि इस देश में कोई भी कानून, कोई भी सरकारी आदेश, यहाँ तक कि संसद द्वारा पास किया गया कोई भी अधिनियम इस संविधान के दायरे से बाहर नहीं जा सकता। मतलब कोई भी इससे ऊपर नहीं है? बिल्कुल नहीं। अगर संसद कोई ऐसा कानून बनाती है जो संविधान के नियमों से टकराता है तो उसे शून्य या अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। ये 25 भागों में बटा हुआ दस्तावेज एक तरह का मास्टर प्लान है। ये हर छोटी बड़ी चीज को कवर करता है, जैसे नागरिक कौन होंगे, सरकार कैसे बनेगी, राज्यों के अधिकार क्या होंगे और न्यायपालिका कैसे काम करेगी। ये तो एक पूरे सिस्टम के आर्किटेक्चर की तरह है। तो अब इस पूरे आर्किटेक्चर की आत्मा को समझने के लिए हम स्लाइड नंबर 2 पर आते हैं। सभी लर्नर्स स्क्रीन पर ध्यान दें। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण स्लाइड है। ये स्लाइड प्रस्तावना यानी प्रियम्बल के बारे में बात करती है। प्रस्तावना को अक्सर संविधान की आत्मा और उसका दिशा निर्देश कहा जाता है। इसमें कुछ बहुत भारी शब्द हैं, जैसे ये भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करती है। एग्जाम में तो ये शब्द आते ही हैं, लेकिन जमीन पर इनका मतलब क्या है? इन भारी शब्दों को आज के संदर्भ में समझना बहुत दिलचस्प है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न या सॉवरेन का मतलब है कि भारत अपने फैसले लेने के लिए पूरी तरह आजाद है। मतलब कोई बाहरी दबाव नहीं? बिल्कुल। आज के वैश्विक परिदृश्य में देखें तो चाहे कोई देश हम पर किसी विशेष गुट में शामिल होने का दबाव डाले, भारत अपनी विदेश नीति खुद तय करेगा। और लोकतांत्रिक गणराज्य का अर्थ है कि यहाँ की सरकार जनता द्वारा चुनी जाएगी। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। हाँ, लेकिन गणराज्य होने का मतलब ये भी है कि देश का मुखिया कोई राजा या रानी नहीं होगा, बल्कि एक चुना हुआ प्रतिनिधि होगा, यानी राष्ट्रपति। सही। और धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य का यानी सरकार का अपना कोई विशेष धर्म नहीं होगा। सभी धर्मों को राज्य से समान दूरी और समान सम्मान मिलेगा। बहुत ही स्पष्ट तरीके से आपने समझाया। इसी स्लाइड पर एक ऐतिहासिक एग्जाम अलर्ट भी जुड़ा है। जी, 42वां संशोधन। हाँ, 42वें संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था, उसके द्वारा प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए थे: समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है। पूछिए। क्या इसका मतलब ये है कि 1976 से पहले भारत धर्मनिरपेक्ष या समाजवादी नहीं था? यह एक बहुत ही तार्किक सवाल है जो अक्सर पूछा जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि 1976 से पहले ये मूल्य देश में नहीं थे। वास्तव में धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद की भावनाएं संविधान के मूल अनुच्छेदों में पहले से ही गहराई से मौजूद थीं। जैसे मौलिक अधिकारों में? जी, मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। 42वें संशोधन ने केवल उन छिपी हुई भावनाओं को स्पष्ट रूप से प्रस्तावना के पन्नों पर लिख दिया। इसका मकसद भविष्य की सरकारों के लिए एक स्पष्ट दिशा तय करना था, ताकि किसी भी तरह का भ्रम न रहे। अच्छा, तो ये एक तरह का स्पष्टीकरण था। बिल्कुल। अब इस वैचारिक नींव से आगे बढ़कर थोड़ा भूगोल और सीमाओं की बात करते हैं। स्क्रीन पर अब स्लाइड नंबर 3 है, राज्य क्षेत्र और नागरिकता। भाग 1, जो अनुच्छेद 1 से 4 तक है, यह देश की सीमाओं और नए राज्यों के गठन की बात करता है। अनुच्छेद 1 की शुरुआत ही होती है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। केंद्र बनाया है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, इसलिए किसी भी राज्य को भारत से अलग होने का अधिकार नहीं है। इसी भाग में अनुच्छेद 3 बहुत शक्तिशाली है। ये संसद को अधिकार देता है कि वो कानून बनाकर किसी भी नए राज्य का निर्माण कर सके या वर्तमान राज्यों की सीमाओं और नामों में बदलाव कर सके। तो जो जैसे इस साल 2000 में मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ बना, या उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना, या हाल ही में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ। हाँ, तो ये सब संसद ने अनुच्छेद 3 की शक्तियों का इस्तेमाल करके ही किया। एकदम सही। देश का आंतरिक नक्शा कैसा दिखेगा
ये तय करने की अंतिम शक्ति संसद के पास है। ये एक लचीली व्यवस्था है जो प्रशासनिक सुविधा और लोगों की सांस्कृतिक मांगों को ध्यान में रखकर बनाई गई थी। और देश सिर्फ जमीन के टुकड़ों से तो नहीं बनता, देश बनता है वहां रहने वाले लोगों से। बिल्कुल। स्लाइड 3 के ही निचले हिस्से में नागरिकता का जिक्र है। भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11। अनुच्छेद 11 इसमें विशेष है क्योंकि ये संसद को नागरिकता के अधिकारों को विनियमित करने की शक्ति देता है। देखिए, नागरिकता का मुद्दा बहुत गतिशील होता है। 1947 में जो विभाजन हुआ तब परिस्थितियां अलग थीं। प्रवासन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसीलिए संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 11 के माध्यम से ये शक्ति संसद पर छोड़ दी कि वो भविष्य की जरूरतों, वैश्विक प्रवासन और देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नागरिकता के नियम तय करें। बहुत ही दूरदर्शी सोच थी ये। और एक बार जब कोई व्यक्ति भारत का नागरिक बन जाता है तो उसे कुछ विशेष ताकतें भी मिलती हैं। जी, सबसे अहम ताकतें। अब हम स्लाइड नंबर 4 पर हैं, जो नागरिकों की इसी सुपर पावर यानी मौलिक अधिकारों के बारे में है। भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35। यह किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का सबसे पसंदीदा विषय है। इसमें कानून के समक्ष समानता जो अनुच्छेद 14 है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी अनुच्छेद 19 जैसे अधिकार शामिल हैं। ये मौलिक अधिकार वास्तव में नागरिकों की सबसे बड़ी ढाल हैं जो उन्हें राज्य की मनमानी से बचाते हैं। अनुच्छेद 14 यह सुनिश्चित करता है कि देश का कानून सबके लिए बराबर है। लेकिन इन सब में सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई है तो वो अनुच्छेद 21 है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 21 का दायरा तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बढ़ा दिया है ना? हाँ, शुरुआत में ये सिर्फ जीने के अधिकार तक सीमित था, लेकिन समय के साथ सुप्रीम कोर्ट ने इसे एक छाता अधिकार बना दिया है, एक अम्ब्रेला राइट। आज अनुच्छेद 21 के तहत निजता का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार और यहाँ तक कि सम्मान से जीने का अधिकार भी शामिल है। लेकिन एक सवाल जो अक्सर चर्चा में रहता है कि क्या ये मौलिक अधिकार पूरी तरह से असीमित हैं? क्या कोई अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर कुछ भी कह सकता है? यह एक बहुत ही अहम बिंदु है। मौलिक अधिकार असीमित नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है। संविधान ने खुद इन पर युक्तियुक्त निर्बंधन यानी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं। जैसे उदाहरण के लिए अनुच्छेद 19 के तहत आपको बोलने की आज़ादी है, लेकिन आप ऐसा कुछ नहीं बोल सकते जिससे देश की सुरक्षा खतरे में पड़े या पब्लिक ऑर्डर बिगड़े। अधिकार और जिम्मेदारी के बीच एक बहुत ही बारीक संतुलन रखा गया है। और अगर कोई सरकार या संस्था इन अधिकारों का हनन करे तो नागरिक क्या कर सकते हैं? इसी स्लाइड पर अनुच्छेद 32 का जिक्र है। डॉक्टर अंबेडकर ने इसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। जी। इसके तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार है। साथ ही यहाँ एक और एग्जाम अलर्ट है, अनुच्छेद 21A, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाता है। शिक्षा के इस अधिकार को 86 में संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ये महसूस किया गया कि बिना शिक्षा के कोई भी नागरिक अपने अधिकारों का सही इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर आपको अपने अधिकारों के बारे में पता ही नहीं है तो आप अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट कैसे जाएंगे? बात तो सही है। इसलिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाना एक तार्किक और बहुत बड़ा कदम था। अधिकारों की बात तो हो गई, लेकिन अब ये देखते हैं कि स्लाइड 6 के अनुसार इन अधिकारों की रक्षा करने वाला और देश का प्रशासन चलाने वाला केंद्र काम कैसे करता है। सभी लर्नर्स अब स्लाइड 6 पर आएं। संघ यानी केंद्रीय प्रशासन। हाँ, भाग 5 अनुच्छेद 52 से 151। इसमें राष्ट्रपति का पद और उनकी क्षमादान की शक्तियां शामिल हैं, जो अनुच्छेद 72 में है। यहाँ अनुच्छेद 74 का भी जिक्र है, जो कहता है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्री परिषद होगी। यहाँ जो सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि हमारे यहाँ संसदीय लोकतंत्र है। राष्ट्रपति देश के संवैधानिक प्रमुख जरूर है, लेकिन वो अपनी मर्जी से कोई भी फैसला नहीं ले सकते। उन्हें कैबिनेट की सुननी पड़ती है। बिल्कुल, उन्हें अनुच्छेद 74 के तहत उसी मंत्री परिषद की सलाह पर काम करना होता है जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री करते हैं। असली कार्यकारी शक्ति प्रधानमंत्री और कैबिनेट के पास होती है। इसी स्लाइड में एक बहुत ही शक्तिशाली टूल का भी जिक्र है, अनुच्छेद 123। इसके तहत राष्ट्रपति को संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति है। लेकिन अगर संसद कानून बनाने के लिए है तो सरकार को अध्यादेश का रास्ता क्यों दिया गया? क्या ये संसद को बाईपास करने का एक तरीका नहीं बन सकता? ये सवाल अक्सर उठता है
कि क्या अध्यादेश लोकतंत्र के लिए खतरा है। असल में ये एक आपातकालीन व्यवस्था है। जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो और देश को तुरंत किसी कानून की जरूरत पड़ जाए, जैसे किसी महामारी के समय, तब ये शक्ति काम आती है। लेकिन ये शक्ति बेलगाम नहीं है। जैसे ही संसद का सत्र दोबारा शुरू होता है, उस अध्यादेश को 6 हफ्तों के भीतर संसद से पास करवाना अनिवार्य होता है। अगर संसद उसे पास नहीं करती तो वो कानून खत्म हो जाता है। तो आखिरकार ताकत संसद के पास ही लौट आती है। ये एक बेहतरीन संतुलन है। अब अगर हम इसी व्यवस्था को राज्यों के स्तर पर देखें तो स्लाइड 8 पर नजर डालना जरूरी हो जाता है। स्लाइड 8 है राज्य प्रशासन, राज्यपाल और विधानमंडल के बारे में। भाग 6 अनुच्छेद 152 से 237। जी। जिस तरह केंद्र में राष्ट्रपति होते हैं, वैसे ही प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होता है, अनुच्छेद 153 के तहत। प्रशासन का ढांचा केंद्र और राज्य दोनों जगह लगभग एक जैसा है। राज्यपाल के पास भी अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान की शक्तियां होती हैं। लेकिन यहाँ एक तुलनात्मक विश्लेषण करना जरूरी है, जो परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। क्या अंतर है दोनों की क्षमादान शक्तियों? क्षमादान के मामले में राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियों में एक बड़ा अंतर यह है कि मृत्युदंड यानी फांसी की सजा को पूरे तरह से माफ करने की शक्ति केवल राष्ट्रपति के पास है, राज्यपाल के पास नहीं। बहुत ही स्पष्ट अंतर है ये। और स्लाइड 8 पर एक एग्जाम अलर्ट 7वें संविधान संशोधन को लेकर भी है। इस संशोधन के बाद ये नियम बना कि एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। जी, प्रशासनिक सुविधा के लिए ये बदलाव किया गया। कई बार किसी राज्य के राज्यपाल का पद अचानक खाली हो जाता है, तो पड़ोसी राज्य के राज्यपाल को वहां का अतिरिक्त प्रभार दे दिया जाता है। यह संविधान के व्यावहारिक लचीलेपन को दर्शाता है। अब बात करते हैं उस संस्था की जो केंद्र, राज्य और नागरिकों के बीच हर नियम और विवाद को सुलझाती है। स्लाइड नंबर 7 स्क्रीन पर आ चुकी है। सुप्रीम कोर्ट, संविधान का अंतिम रक्षक, अनुच्छेद 124 से 147। न्यायपालिका की जब बात आती है तो भारत की एकीकृत न्यायपालिका को समझना बहुत जरूरी है। इंटीग्रेटेड जुडिशरी। अमेरिका की तरह हमारे यहाँ राज्यों के अपने अलग सुप्रीम कोर्ट नहीं होते हैं। मतलब एक ही सिस्टम है। हाँ, हमारे यहाँ नीचे से लेकर ऊपर तक एक ही पिरामिड है, जिसके शिखर पर सुप्रीम कोर्ट है। अनुच्छेद 141 के अनुसार अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला सुना दिया या कानून की व्याख्या कर दी, तो वो पूरे देश के हर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट के लिए बाध्यकारी हो जाता है, बाइंडिंग हो जाता है। इसी न्यायपालिका से जुड़ा एक और एग्जाम अलर्ट अनुच्छेद 129 के बारे में है। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, यानी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, जिसे अपनी अवमानना या कंटेम्प्ट के लिए दंड देने की शक्ति है। यह अवमानना का नियम क्यों रखा गया? देखिए, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के सभी फैसले हमेशा के लिए दर्ज कर लिए जाते हैं, ताकि भविष्य के मुकदमों में उनका संदर्भ दिया जा सके, जिन्हें हम नज़ीर कहते हैं, प्रेसिडेंट्स। और जहां तक अवमानना की बात है, तो सोचिए, अगर न्यायालय कोई आदेश दे और कोई नागरिक या सरकार उसे मानने से ही इनकार कर दे, तो न्याय व्यवस्था तो ढह जाएगी ना। बिल्कुल। इसलिए न्यायालय को अपनी गरिमा और आदेशों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए दंड देने की शक्ति दी गई है। बिल्कुल सही। अब शिखर से सीधा जमीन पर आते हैं। स्लाइड नंबर 9 सत्ता के विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन की बात करती है। पंचायतें और नगर पालिकाएं। भाग 9 और 9A ये 73वें और 74वें संशोधन से जुड़ा है। ये स्लाइड असल में हमारे लोकतंत्र की जड़ों को दिखाती है। अगर हम थोड़ा पीछे जाएं, तो संविधान के भाग 4 में जो राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं, यानी DPSP, वहां अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया था। लेकिन वो तो सिर्फ निर्देश थे ना? लेकिन दशकों तक ये केवल एक निर्देश ही रहा। आखिरकार 1992 में 73वें और 74वें संशोधन ने उस सपने को एक ठोस कानूनी रूप दिया। तो मतलब जो बात पहले सिर्फ एक सलाह थी, उसे इन संशोधनों के बाद एक पक्का कानून बना दिया गया। अब पंचायतों नगर पालिकाओं के चुनाव नियमित होते हैं, महिलाओं के लिए आरक्षण है और उनके पास खुद का बजट बनाने के अधिकार हैं। बिल्कुल, इसने सत्ता को दिल्ली और राज्यों की राजधानियों से निकालकर सीधे गांव की चौपाल और शहरों के वार्ड्स तक पहुंचा दिया। अब जब केंद्र, राज्य और पंचायतें सब अपना अपना काम कर रही हैं, तो उनके बीच काम का बंटवारा कैसे होता है?
चलिए स्लाइड नंबर 10 पर चलते हैं। शक्ति का संतुलन, केंद्र और राज्यों के बीच संबंध, भाग 11, अनुच्छेद 245 से 263। संविधान ने 7वीं अनुसूची के तहत सभी शक्तियों को 3 सूचियों में बांटा है: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ये बंटवारा बहुत ही व्यवहारिक है। जिन मुद्दों पर पूरे देश में एक समान नीति की जरूरत है, जैसे सेना, विदेश मामले या रेलवे, उन्हें संघ सूची में रखा गया, जिस पर सिर्फ केंद्र सरकार कानून बनाती है। जो स्थानीय मुद्दे हैं, जैसे पुलिस, सार्वजनिक स्वास्थ्य या कृषि, उन्हें राज्य सूची में रखा गया। और जिन मुद्दों पर दोनों का दखल जरूरी है, जैसे शिक्षा या जंगल, उन्हें समवर्ती सूची में डाला गया है। कॉन्करेंट लिस्ट। लेकिन कभी-कभी टकराव तो लाजमी है। खबरों में हम अक्सर 2 राज्यों को किसी नदी के पानी के लिए लड़ते हुए देखते हैं। स्लाइड पर अनुच्छेद 262 का जिक्र है, जो अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों को सुलझाने के लिए संसद को विशेष न्यायाधिकरण या ट्रिब्यूनल बनाने की शक्ति देता है। पानी का मुद्दा बहुत भावनात्मक और भौगोलिक होता है, इसीलिए इसे सुलझाने के लिए अलग से ट्रिब्यूनल की व्यवस्था है। इसी भाग में अनुच्छेद 257 भी है, जो प्रशासनिक संबंधों की बात करता है। इसमें स्पष्ट रूप से केंद्र सरकार को ये शक्ति दी गई है कि वह राज्यों को कुछ मामलों में निर्देश दे सकती है, ताकि राष्ट्रीय नीतियां बाधित न हों। तो यहाँ केंद्र का पल्ला थोड़ा भारी रखा गया है। जी हाँ, संविधान निर्माताओं ने जानबूझकर केंद्र को थोड़ा अधिक मजबूत बनाया है, ताकि विपरीत परिस्थितियों में भी देश की एकता और अखंडता बनी रहे। ये बहुत अहम है। और इस पूरे सिस्टम को जो चीज लोकतांत्रिक बनाए रखती है, वो है चुनाव। स्लाइड 11 निष्पक्ष चुनाव के बारे में है। भाग 15, अनुच्छेद 324 से 329A। अनुच्छेद 324 के तहत एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता किसी भी लोकतंत्र के लिए जीवन रेखा है। चुनाव सरकार नहीं कराती, बल्कि यह स्वायत्त संस्था कराती है, ताकि प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष रहे। इसी में अनुच्छेद 326 वयस्क मताधिकार की गारंटी देता है, यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज, जिसका मतलब है कि एक उम्र पार करने के बाद हर नागरिक को वोट देने का अधिकार है, चाहे उसकी जाति, धर्म, शिक्षा या आर्थिक स्थिति कुछ भी हो। यहाँ एक बहुत ही रोचक और एग्जाम के लिहाज से महत्वपूर्ण तथ्य है। 61वें संविधान संशोधन द्वारा, जो 1988 में हुआ था, मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। सोचिए, एक रात पहले जो युवा घर का टीवी चैनल बदलने का अधिकार नहीं रखते थे, अगले दिन वे देश की सरकार बदलने की ताकत पा गए। यह एक बहुत बड़ा बदलाव था। इसने करोड़ों युवाओं को मुख्य धारा की राजनीति और लोकतंत्र में भागीदार बना दिया। अब हम इस चर्चा के सबसे गंभीर हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं। स्लाइड नंबर 13, आपातकाल, संकट काल का सुरक्षा कवच। भाग 18, अनुच्छेद 352 से 360। ये नियम राष्ट्रपति को असाधारण स्थितियों से निपटने के लिए विशेष शक्तियां देते हैं। आपातकाल या इमरजेंसी वो स्थिति है जब देश का सामान्य संघीय ढांचा पूरी तरह से एकात्मक हो जाता है, यूनिटरी, यानी सारी ताकत केंद्र के हाथ में आ जाती है। 3 प्रकार के आपातकाल हैं। जी, अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल है, जो युद्ध या बाहरी आक्रमण के समय लगता है। अनुच्छेद 356, जिसे हम आमतौर पर राष्ट्रपति शासन कहते हैं, जब राज्य की सरकार संविधान के अनुसार काम न कर पाए। और अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि जब आपातकाल में सारी शक्तियां केंद्र के पास आ जाती हैं, तो क्या नागरिकों के अधिकार खत्म हो जाते हैं? स्लाइड में एक नियम है कि आपातकाल के दौरान भी अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता। ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी और सबसे जरूरी गारंटी है। 1970 के दशक के आपातकाल के अनुभवों के बाद ये सुनिश्चित किया गया कि चाहे कितनी भी बड़ी इमरजेंसी क्यों ना हो, किसी भी व्यक्ति से उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार नहीं छीना जा सकता। जो अनुच्छेद 21 है। बिल्कुल। राज्य को किसी भी स्थिति में मनमाने ढंग से किसी की जान लेने या बिना उचित प्रक्रिया के बंदी बनाने का अधिकार नहीं है। ये सुनकर बहुत सुकून मिलता है। अब जब समय और परिस्थितियां बदलती हैं, तो क्या संविधान बदल सकता है? स्लाइड 14 संविधान में संशोधन के बारे में है। भाग 20, अनुच्छेद 368 संसद को संविधान में बदलाव करने की शक्ति देता है। संविधान में बदलाव की ये प्रक्रिया ना तो बहुत आसान है और न ही बहुत कठोर।
कुछ सामान्य बदलाव साधारण बहुमत से हो जाते हैं, लेकिन अगर बदलाव संघीय ढांचे से जुड़ा है, जैसे केंद्र राज्य शक्तियों से, तो न सिर्फ संसद में विशेष बहुमत चाहिए, बल्कि देश के कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं की सहमति भी आवश्यक है। इसी संशोधन की शक्ति को लेकर एक बहुत ही ऐतिहासिक मामला है, जो हर एक एग्जाम की तैयारी का एक तरह से महामंत्र है। केशवानंद भारती केस 1973। इसका जिक्र इस स्लाइड में विशेष रूप से है। केशवानंद भारती केस ने भारतीय लोकतंत्र की दिशा तय की। एक लंबी कानूनी लड़ाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में मूल ढांचा का सिद्धांत दिया, बेसिक स्ट्रक्चर। हाँ, कोर्ट ने कहा कि संसद अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन वह इसके मूल ढांचे को नष्ट नहीं कर सकती। तो ये मूल ढांचा आखिर है क्या? इसे ऐसे समझें कि कुछ सिद्धांत संविधान की नींव है, जैसे लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता या स्वतंत्र चुनाव। संसद चाहे कितने भी बहुमत से कोई कानून क्यों न ले आए, वो भारत को एक तानाशाही या राजशाही में नहीं बदल सकती। ये एक ऐसी लक्ष्मण रेखा है जिसे संसद भी पार नहीं कर सकती। ये एक बहुत ही शानदार विचार है। और अब आज के सेशन की आखिरी कंटेंट स्लाइड 15 पर आते हैं। अस्थायी और विशेष उपबंध, भाग 21, अनुच्छेद 369 से 392। इसमें देश के कुछ राज्यों की विशिष्ट भौगोलिक या सांस्कृतिक जरूरतों के लिए विशेष नियम बनाए गए हैं, जैसे अनुच्छेद 371 के तहत महाराष्ट्र और गुजरात के लिए और पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए विशेष नियम। भारत जैसे विशाल और विविध देश में एक ही छड़ी से सबको नहीं हाँका जा सकता। कुछ क्षेत्र भौगोलिक रूप से दुर्गम है, कुछ जनजातीय इलाकों की अपनी विशिष्ट संस्कृति और जमीन से जुड़े पुराने नियम हैं। उनके विकास और पहचान को सुरक्षित रखने के लिए ये विशेष नियम बनाए गए। इसी स्लाइड पर यह भी ध्यान देने योग्य है कि अनुच्छेद 370, जिसके तहत जम्मू और कश्मीर को एक अस्थायी विशेष दर्जा मिला हुआ था और जिसे अब निरस्त कर दिया गया है, वो भी इसी भाग 21 का हिस्सा था। हम यहाँ बिना किसी राजनीतिक पक्ष के इस तथ्य को देख रहे हैं। ये दर्शाता है कि संविधान निर्माताओं ने एकीकरण की प्रक्रिया को समय के साथ विकसित होने के लिए जगह दी थी। कुछ प्रावधान परिस्थितियों के अनुसार अस्थायी रखे गए थे, जिन्हें समय के साथ बदला या हटाया जा सकता है। तो इसके साथ ही हमारी आज की ये वर्चुअल स्लाइड बाय स्लाइड क्लास पूरी होती है। स्क्रीन पर मौजूद इस पूरे ब्लूप्रिंट को गहराई से समझने के बाद एक बात जो बहुत स्पष्ट होती है, वो ये है कि संविधान सिर्फ प्रतियोगी परीक्षाओं का कोई सिलेबस नहीं है जिसे रटकर भूल जाना है। असल में ये उस पूरे सिस्टम का यूजर मैनुअल है जो हर दिन हमारे जीवन को प्रभावित करता है। ये बिल्कुल सही निष्कर्ष है। और चूंकि आज हमने इस लिविंग डॉक्यूमेंट यानी जीवंत दस्तावेज को इतने अलग अलग पहलुओं से समझा है, तो इस क्लास को खत्म करने से पहले सभी लर्नर्स के लिए एक बहुत ही गहरा और विचारणीय सवाल छोड़ना चाहूंगी। जी बिल्कुल। जिसे समय की जरूरतों के हिसाब से बदलना चाहिए, लेकिन साथ ही उसका मूल ढांचा कभी नहीं बदला जा सकता। तो जरा सोचिए, आने वाले 50 या 100 सालों में जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नई तकनीक और समाज पूरी तरह से एक नया रूप ले चुके होंगे, तब ये तय करने की आखिरी शक्ति किसके पास होनी चाहिए? क्या बहुत बड़ा सवाल है ये। क्या ये आखिरी शक्ति संसद के पास होनी चाहिए, जो करोड़ों जनता की बदलती हुई आवाज का प्रतिनिधित्व करती है, या फिर सुप्रीम कोर्ट के पास, जो इस संविधान का अंतिम रक्षक है? ये एक ऐसा सवाल है जो किसी भी जिज्ञासु दिमाग को घंटों सोचने पर मजबूर कर सकता है। क्या शानदार आखिरी विचार है। आज की इस गहन विश्लेषण सेशन में शामिल होने वाले सभी लर्नर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि इस विस्तृत चर्चा ने भारतीय राज व्यवस्था और उसके नियमों को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया दिया होगा। इस विषय पर और गहराई से पढ़ें। जो आज सीखा है उसे अपने आसपास की खबरों और घटनाओं से जोड़कर देखें। ऐसे ही सवाल पूछते रहें और सबसे जरूरी सीखते रहें। आज की ये क्लास यहीं समाप्त होती है।